हेलो गाइस, दिस इज हार्दिक गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गुप्ता स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का पार्ट 4। तो अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आज हम जो टर्म पढ़ने वाले हैं वो है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 से 1848 तक। मतलब इस टाइम पे 1838 से 1848 तक बहुत से रेवोल्यूशन हुए। तो क्यों हुए ये रेवोल्यूशंस, ये भी देखते हैं। इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा लिबरलिज्म, मतलब लाइबर्टी, इक्वलिटी, सब बराबर हो। ये वाला आइडिया पूरे यूरोप में बहुत पॉपुलर हो गया था। और जो सेकंड आइडिया था, क्या था? नेशनलिज्म, मतलब देश के प्रति प्यार, कल्चर के प्रति प्यार। ये आइडिया भी बहुत पॉपुलर हुआ था यूरोप में। ये आइडियाज़ यूरोप के बहुत से स्टेट्स में फेमस हुए थे, जैसे इटली, जर्मन स्टेट्स, आयरलैंड, पोलैंड में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। और ये जो रेवोल्यूशन हो रहे थे वो कौन लीड कर रहा था? वो लीड किए जा रहे थे एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों के द्वारा, मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे और मिडिल क्लास थे। अब कौन कौन आते हैं इसमें? इसमें आते हैं टीचर, क्लर्क्स, डॉक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और भी बहुत से इस रेवोल्यूशन को बढ़ा रहे थे, आगे ले जा रहे थे। अब ये तो हमने रीजंस पढ़े कि 1830 में ये रेवोल्यूशंस क्यों हो रहे थे। अब देखो, इन 1830 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 1830 में दो चीज़ें हुई। पहला चीज़ हुआ जुलाई रेवोल्यूशन। क्या हुआ? जुलाई रेवोल्यूशन। और सेकंड चीज़ ग्रीक रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जुलाई रेवोल्यूशन में क्या हुआ। तो इसमें थोड़ा सा ही याद रखना है, बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट पॉइंट है 1830 में बर्बन किंग को वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया था। तो बर्बन किंग कौन थे? मैंने आपको पहले भी बताया था, याद नहीं है तो सुन लो। 1789 में जब रेवोल्यूशन हो रहा था तो बर्बन किंग को उठा के फेंक दिया गया था। पर जब नेपोलियन का रूल ख़त्म हो गया 1815 में, तो ट्रीटी ऑफ वेन साइन हुआ और उसमें बर्बन किंग को वापस लाया गया। अब 1830 में जब लोगों में बहुत गुस्सा था तो बर्बन किंग को फिर से भगा दिया गया और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप कर दिया गया। ये सिस्टम है तो किंग वाला, लेकिन किंग वही कर सकता है जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। उसके अलावा किंग की कोई दादागिरी नहीं चलेगी। और लुइस फिलिप को इसका हेड बनाया गया। तो अब देखते हैं रेवोल्यूशन का सेकंड पॉइंट। तो ब्रुसेल्स में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ब्रुसेल बेल्जियम की कैपिटल है। अब ब्रुसेल में स्टार्ट हुआ रेवोल्यूशन और धीरे धीरे पूरी कंट्री में रेवोल्यूशन फैल गया। और ये लोग किसके अंडर में थे? ये लोग नीदरलैंड के अंडर में थे। अब यहाँ के लोग बोले इनको आज़ादी चाहिए, और मेरे हिसाब से ये लोग गाना भी वही गा रहे होंगे, तो बोलो आज़ादी। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। तो अब ये लोग किंगडम ऑफ नीदरलैंड से आज़ाद हो गए। अब ये तो हो गया जुलाई रेवोल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि हम 1830 में दो रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जुलाई रेवोल्यूशन तो हमारा हो गया। अब सेकंड है ग्रीक रेवोल्यूशन। तो इसमें भी यही है कि यूरोप में नेशनलिज्म का आइडिया बहुत ज़्यादा फैल गया था और लाइबर्टी का आइडिया भी, मतलब सबको आज़ादी चाहिए। तो क्या हुआ उस टाइम पर? ग्रीक किसके अंडर में था? ग्रीक था ओटोमन एम्पायर के अंडर में। तो अब इनको भी आज़ादी चाहिए था। ये सोचे कि भाई सबको आज़ादी मिल रही है तो हम क्यों रह जाएं, हमें भी आज़ादी चाहिए। तो इन लोगों ने स्टार्ट किया अपना स्ट्रगल 1821 में। कब किया? 1821 में। तो ये लोग अकेले तो आज़ाद नहीं हो पाते, तो इन लोगों को हेल्प मिला। किससे हेल्प मिला? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से, और वहाँ के पोएट्स और आर्टिस्ट से भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। अब इन लोगों ने मिलकर आज़ादी के लिए लड़ाई की और इन लोगों को 1832 में, कब? 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हो गया और ग्रीक आज़ाद हो गया। अब इसके आगे की हेडिंग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।